उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव गंगासर, जहां मिट्टी की सड़कों पर अब भी पगजाप सुनाई देती है और बिजली आज भी भरोसे की चीज नहीं है। आज की रात औरों से अलग थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोग अपने घरों में दिया और लालटेन जलाने लगे और इसी अंधेरी बारिश में गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी के नीचे 4 बच्चे जमा हैं। बच्चे गीले टीन की छत के नीचे सिमटे बैठे हैं। डर और उत्सुकता चेहरे पर है। बरसात अब बूंदों से तेज। देखो ना, रोज का यही ड्रामा है। शाम होते ही बिजली चली जाती है और फिर चाचा आते हैं और उनकी डरावनी कहानी शुरू हो जाती है। पिछली वाली याद है, कुएं वाला पिशाच। उस रात तो मैं सच में टॉयलेट जाने से डर गया था। तुम सब डरपोक हो। वो सब चाचा के बनाए किस्से हैं। दुनिया में कोई भूत नहीं होता। तू मजाक कर, पर याद रख, गांव में हर अफवाह के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। तभी दूर से आती टॉर्च की हल्की रोशनी नजर आती है। देखो, रामबली चाचा आ रहे हैं। बूढ़े लेकिन मजबूत, कंधे पर भीगा हुआ गमछा और हाथ में पुराना टॉर्च। ये थे रामबली चाचा, गांव के सबसे बुजुर्ग डाकिया, जिनके पास हर गांव का एक किस्सा होता था। उन्हें देखकर चारों बच्चे खड़े हो गए। नमस्ते चाचा, आज तो हम सोच रहे थे आप नहीं आएंगे। अरे बेटा, बरगद की छांव और तुम लोगों की बातें ना हो तो मेरी शाम अधूरी रह जाती है। आज कुछ नया सुनाइए ना, कुछ ऐसा जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा हो। पर पक्का होना चाहिए चाचा, ये ना हो कि वो बस कोई सपना हो। लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी संजीदगी आ गई। वो आहिस्ता से बैठ गए, दिए की लौ के पास चेहरा किया और बोले, बेटा, जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। वो एक रात थी जब मैंने मौत को करीब से देखा। और अगर मैं उस रात एक गलत कदम बढ़ा देता तो आज तुम्हें ये किस्सा सुनाने के लिए जिंदा ना होता। चारों बच्चे अब बिल्कुल चुप थे। बारिश की बूंदें अब भी छप्पर पर गिर रही थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। बारिश अब भी जारी है। चारों तरफ हल्का अंधेरा है। सिर्फ दिए की टिमटिमाती लौ में सबके चेहरे किसी पुरानी तस्वीर की तरह दिख रहे हैं। चाचा की आवाज धीमी हो जाती है, लेकिन असर रखती है। ये बात तब की है जब मैं 22 साल का था। जवान, जोश से भरपूर। डाक खाने में नई नई नौकरी मिली थी। उन दिनों लोगों तक खत पहुंचाने के लिए ट्रेन से शहर जाना पड़ता था और उस दिन वापसी पर ट्रेन अचानक 4 घंटे लेट हो गई थी। मुझे पता था कि अगली सुबह गांव में पुराने ठाकुर साहब का 13वां संस्कार था और मेरी ड्यूटी थी कि उनके बेटे को सरकारी रकम और चिट्ठी वक्त पर पहुंचाऊं। इसलिए चाहे रात कितनी भी हो जाए, मुझे उसी रात गांव लौटना था। जब ट्रेन से उतरा तो स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार जो खांसते हुए अपनी कुर्सी पर झुका बैठा था। इतनी रात गए कौन चलता है इस रास्ते से? उसने पूछा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, डाक का काम है चाचा, रुक नहीं सकता। उसने आहिस्ता से सिर हिलाया और बोला, तो ध्यान रखना बेटा, आज की रात कुछ अलग सी लग रही है। मैं उस वक्त उसकी बात का मतलब नहीं समझा, लेकिन अब समझता हूं। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकला, हवा की रफ्तार तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे जंगल को झंझोड़ दिया हो। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और हर बार एक पल के लिए दिन जैसा उजाला होता, फिर अंधेरा और भी गहरा लगने लगता। स्टेशन से गांव की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन रात के उस पहर वो रास्ता किसी शमशान से कम नहीं लग रहा था। दोनों तरफ सिर्फ खेत, बीच में कीचड़ से भरा तंग रास्ता
और उस पर मेरे जूतों की छप छप करती आवाज़। हर कदम के साथ पानी घुटनों तक उछल रहा था। तभी कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आई। वो आम भौंकने वाली नहीं थी, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो या कोई परछाई देख ली हो। कुछ ही पलों बाद बाईं तरफ के खेतों से सियारों की आवाज़ें आने लगी और अचानक दाईं ओर किसी झाड़ी से कुछ सरसराया। मैंने रुककर ध्यान से सुना, शायद कोई सांप या जानवर भागा था। हवा जैसे सरगोशी कर रही थी, कानों के पास आकर अजीब सी गूंजती आवाज़ें देती और मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मैं बस आगे बढ़ता जा रहा था, कीचड़ में फिसलते, पानी में भीगते, डर को निकलते हुए। और तभी गांव से एक कोस पहले, उस मोड़ पर जहां पीपल का पुराना पेड़ है, मुझे एक साया नजर आया। लाल साड़ी पहने, बाल भीगे हुए, चेहरा झुका हुआ और हाथ में एक पुराना थैला। मुझे लगा कोई औरत है, शायद गांव की ही होगी, बारिश में फंस गई होगी। मैंने पास जाकर पूछा, बहन जी, कहाँ जा रही हैं इस बारिश में? उसने आहिस्ता से सिर उठाया और मुझे देखा, एकदम खाली आंखों से। फिर बोली, आप कुटवा जा रहे हैं ना? मैंने हाँ कहा। वो बोली, अब गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं, अनजान हो या जान पहचान वाला, साथ चलने में कोई हर्ज नहीं। तो मैं उसके साथ साथ चलने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वो औरत मेरे साथ चलते हुए बिल्कुल बिना आवाज़ के चल रही थी। ना उसके कदमों की आहट थी, ना पानी के छींटों की कोई शिकायत। बस जैसे वो हवा में तैरती हुई चल रही हो। और फिर अचानक वो रुक गई। मैंने मुड़कर देखा तो वो पेड़ों की तरफ इशारा कर रही थी। वो देखिए, वहाँ मेरी छतरी गिर गई है, क्या आप उठा देंगे? अब बारिश में अगर कोई छतरी गिरे तो वो फौरन दिख जाती है, लेकिन मैंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। जब मैंने कहा वहाँ तो कुछ नहीं है, तो वो मुस्कुराई, एक अजीब सी मुस्कान जैसे किसी जानवर के दांत। और फिर वो बोली, क्या आप मुझे पहचानते नहीं? मैं तो हर रात आपके गांव की छांव में रहती हूँ। उस पल मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ भर गई। मैं एक कदम पीछे हट गया और तभी एक झलक चमकी और उस रोशनी में मैंने देखा कि वो औरत अब, उसका चेहरा, उसका शरीर, कोई इंसान नहीं। पर मैं समझ गया, जिसे मैं अपना समझकर साथ ला रहा था, वो छांव वाली जो गांव में बरसों से लोगों को फंसाती रही थी। और आज बारी मेरी थी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो समझ गया, ये औरत कुछ और। वो हंस रही थी, एक अजीब सी हंसी, जैसे किसी कुएं से गूंज कर आ रही है। और उसकी परछाई उसके शरीर की उल्टी दिशा में चल रही थी। मैं एक पल भी वहां रुक नहीं सका। मेरे पैर जैसे खुद ब खुद दौड़ने लगे। पीछे मुड़कर देखा, वो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई मेरे पीछे आ गई। बारिश अब फिर तेज हो चुकी थी। अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। बस दूर एक पुराना बांसों का रास्ता था, जिसके पार जाकर शायद गांव की हद शुरू होती। मैं उस रास्ते पर दौड़ा। हालांकि वो बांसों वाला रास्ता मनहूस माना जाता था। लोगों का कहना था कि वहाँ पुराने ज़माने में किसी तांत्रिक की मौत हुई थी और रात को उसकी आत्मा बांसों की जड़ों में भटकती है। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं उसी तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से वो औरत अब भी अपनी कोई कविता या मंत्र जैसी कोई चीज़ कर रही है। कभी दाईं तरफ से, कभी बाईं तरफ से। कभी ऐसा लगा जैसे वो मेरे कानों के अंदर गा रही है। दौड़ते दौड़ते बांसों की फिसलन भरी ज़मीन पर मैं गिर पड़ा और जैसे ही गिरा वो परछाई मेरे सामने आ खड़ी। मैंने देखा उसके पांव उल्टे थे, बाल कीचड़ में घिस रहे थे।
लेकिन उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। वो बोली, मैं यही रहती हूँ। जो मेरी छाव में आए वो फिर सूरज नहीं देखता। मेरी सांस जैसे थम गई थी। लेकिन उसी वक्त बांसों के झुरमुट में एक झोपड़ी का छोटा सा दरवाजा नजर आया, जैसे जिंदगी की एक आखिरी उम्मीद। मैं उसी तरफ दौड़ा। पीछे से वो चीखी, वो दरवाजा तुझे बचा नहीं सकता। मैं उसकी देह में रहती हूँ। लेकिन मैं भागा और झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। पूरी रात में उस झोपड़ी में दुबका रहा। दरवाजे के बाहर बारिश की आवाज लगातार आती रही और कभी कभी वो वही कविता दी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। सुबह जब मैं उस झोंपड़ी से बाहर निकला तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो जगह जो रात में बांसों से घिरी झोंपड़ी लग रही थी, असल में एक वीरान खेत था। वहाँ कोई झोंपड़ी थी ही नहीं, सिर्फ कुछ जली हुई लकड़ियाँ, राख और मिट्टी पर बिखरे पुराने पत्थर। वहीं पास में एक पुरानी पत्थर की शिला मिली, उस पर कुछ उकेरा गया था। जब मिट्टी साफ की तो देखा महातांत्रिक सोमदत्त का साधना स्थल, जिसने सूरज के प्रकाश से मुंह मोड़ा और छांव में निवास जोड़ा। नीचे एक और पंक्ति उतरी, जो भी इस छांव में आए वो छांव का हिस्सा बन जाए। मतलब चाचा, वो कोई तांत्रिक की रूह थी? कहते हैं कि सोमदत्त ने अपनी अधूरी तांत्रिक साधना के लिए एक लड़की की बलि दी थी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई और उसी दिन से वो छांव में बस गई। वही लड़की जिसका साया उल्टा था, जो एक अजीब सी कविता गुनगुनाती थी। वही छांव वाली आत्मा जिसकी आंखों में आज भी अधूरी मुक्ति की तलाश है, जो हर बार किसी राहगीर को अपनी छांव में मिलाकर उसके शरीर में समाने की कोशिश करती है, ताकि उसे मुक्ति मिल जाए या फिर कोई उसकी जगह ले ले। शायद उस रात मैंने उस झोपड़ी में छिपकर उसकी मुक्ति रोक दी, लेकिन अगली बारिश में वो फिर किसी को बुलाएगी अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए। इसलिए बेटा, कभी रात को बांसों वाले रास्ते पर मत जाना, और अगर कभी कोई छांव बुलाए तो जवाब मत देना।